अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। जी, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक मैम। चलिए गुड हो गया। चलिए 1-2 मिनट में स्टूडेंट्स आ जाएँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास।
ओके, आई थिंक काफ़ी लोग आ गए हुए हैं अब, ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों ने अपना माइक जो है वो ऑन रखना है, यानी इंटरेक्टिव सेशन आप लोगों ने करना है आज। ये ना हो आप लोग जवाब ही ना दें, ठीक है। ओके मैम। और जो आपको बीआरएस का जो क्वेश्चन दिया था वो हो गया हुआ है आप लोगों से या नहीं हुआ? मैम जो क्वेश्चन 14 था उसका सोल्यूशन काइंडली शेयर कर लें, उसमें थोड़ा सा मसला था। चलिए ठीक है, मैं आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगी सोल्यूशन। बल्कि मैं आप लोगों के साथ बीआरएस के जितने क्वेश्चन हो चुके हैं ना सबके सोल्यूशन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। पर मेरे पास पिक्चर्स होंगी, वो नहीं है, फाइल नहीं है बकायदा। इज इट मैम ओके? आज मैम आज सर क्लास नहीं ले रहे? नहीं, सर की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक आज। ओके मैम, मैम सोल्यूशन फिर काइंडली शेयर कर दें। जी, मैं अभी आप लोगों को जो है ना थोड़ी देर बाद तक कर दूंगी सोल्यूशन शेयर, ठीक है। पिक्चर्स कंफर्टेबल होंगे? आप लोग पिक्चर से देख लेंगे ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है ना? नो क्योंकि मैम। सोल्यूशन पिक्चर्स में है और मेरे पास भी काफ़ी पहले की पिक्चर्स पड़ी हैं, तो मैं आप लोगों को वही फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन 14 तो राइस वालों की बुक में भी आई है। अच्छा, वहाँ से देख लिया आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, उधर से भी देख लिया। मैं यहाँ से भी आपको जो है वो सेंड कर दूंगी, क्योंकि सोल्यूशन सर के ही बनाए हुए थे, तो अभी वो मिल नहीं रहे, तो मेरे पास बाई चांस ही पड़े हुए हैं, पहले ही मेमोरी कार्ड में पड़े थे, तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ओके, काइंडली आप सब ने जो है वो पार्टिसिपेट करना है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हम ये करेंगे थोड़े से। अब अभी जो बीआरएस के आपके सिर्फ पास पेपर्स के क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद जो है वो आप लोगों का नया टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसे ही है ना? सिर्फ कल की एक क्लास और लगेगी, कल और परसों की, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, और उसके बाद जो है वो 3 से 4 आपके टॉपिक्स रह जाएंगे, और फिर देन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है? बुक फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अच्छी जी, जा रही है और बुक फॉलो कर रहे हैं मैम साथ साथ। अच्छा, बुक फॉलो कर रहे हैं, गुड। तो यानी कि एमसीक्यूज भी आपने किए होंगे, ये वाले ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैम बीआरएस उसको के नहीं किए, एक रूरल एंड प्री पेमेंट्स तक किए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए यहाँ तक देखते हैं आप लोगों ने कितना किया है, कितनी समझ है आप लोगों को। ठीक है गर्ल्स, आप लोगों ने भी काइंडली पार्टिसिपेट करना है सबने, ओके। ओके, okay, first question, identify the following statements which are true or false and give brief reasons to support your answers। ठीक है, साथ साथ अगर ट्रू और फॉल्स बताएंगे तो आपने मुझे रीजंस भी देने हैं, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप। जी, क्या ख्याल है, क्या होगा ये, ट्रू और फॉल्स? पढ़ा हुआ है आप मैम लोगों ने फॉल्स सारा? होगा, मैम फॉल्स होगा। ओके, अहमद न्याज कह रहे हैं फॉल्स होगा। जी आलिया, रीजन, अगर ये सही कह रहे हैं तो? अगर आपके ओपिनियन में कुछ और है तो बताएं। जी आलिया। मैम सही है, मतलब ये रॉन्ग है। अच्छा, रॉन्ग है, रीजन बताएं क्यों रॉन्ग है? रीजन भी साथ, रीजन भी तो देने हैं हमने। हमने पढ़ा था कि सिर्फ कंपनी सेपरेट एंटिटी होती है। अच्छा, जी अहमद आप क्या कहेंगे? सेपरेट लीगल वो जो कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग का मैम, वो तो हर बिजनेस पे अप्लाई होता है, तो उसमें पार्टनरशिप भी इंक्लूड होगी, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो हर बिजनेस पे अप्लाई होता है, इस वजह से ये जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2, क्लोजिंग इन्वेंट्री डज नॉट अपीयर इन द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बट अपीयर्स इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जी अफकारुल हक, आप बताएं। जी अफकारुल हक। मैम अभी क्लास ज्वाइन की है, अभी मैंने की है। कोई बात नहीं, ये भी सामने लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू है कि फॉल्स है।
ट्रू है। ओके, कैसे ट्रू है ये भी बता दें। कौन सी एक हमने पढ़ी थी ट्रायल बैलेंस, कौन सी किस्म की होती हैं? जी अहमद आप बताएं। ये तो पढ़ चुके हैं आप लोगों को तो फौरन आना चाहिए था ये। मैम ट्रू ही होगा ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नहीं इंक्लूड करते ट्रायल बैलेंस के अंदर। इधर लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री डज नॉट अपीयर इन द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बट अपीयर्स इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। मैम फिर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होती है। पोस्ट क्लोजिंग में अपीयर नहीं होती है। जी सही कह रहे हैं। अच्छा आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे एक क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थी, ठीक है, और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आई थी। तो आपकी जो ट्रायल बैलेंस थी वो दो तरह की बताई थी, एक एडजस्टेड और एक नॉन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं होती लेकिन पोस्ट में इंक्लूड होती है, यानी बाद में एडजस्टमेंट्स के बाद जब आएगी तो उसमें अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है तो वो इट्स फाइन, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का याद करें, जब असाइनमेंट दी थी तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोगों ने ये डिस्कस किया था, थोड़ी से पॉइंट डिस्कस किए थे, जस्ट एक मैम पॉइंट था कि जिसमें लेकिन उन क्वेश्चंस में तो जो ट्रायल बैलेंस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो मैम अलग से दी हुई थी, ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इंक्लूडेड नहीं थी। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी ना वो अंदर दी हुई थी और उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी इंक्लूड थी, अगर आप याद करें तो। आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन या टू सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन टू या थ्री था मैम, याद है मुझे। ठीक है। ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो प्री क्लोजिंग एंड ट्रायल बैलेंस में नहीं आती लेकिन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होती है, ठीक है। ये ट्रू हो गया। नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न सपोज दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी विल मोर देन 15 years। जी फॉल्स। फॉल्स। जी मुकद्दस मेहरबान, फॉल्स है, क्यों फॉल्स है आप बताएंगे। जी मुकद्दस मेहरबान। जी वाइज। ये आप लोग कहीं क्लास ज्वाइन करके सो तो नहीं गए हुए। जी मोइस क्यानी। मुबशर। जी जी मैम कोई कोई जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो डिफाइन नहीं किया हुआ ना। हाँ जी, तो फिर ये क्या होगी स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स है ना। फॉल्स है, ठीक हो गया। जी कोई पूछ रहा था सवाल, कौन थी लड़कियों में से किसी की आवाज़ आई थी। जी जी नेक्स्ट आप दे दीजिएगा, आप इन्होंने ये दे दिए, ठीक है। ये फॉल्स है क्योंकि टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता। नंबर 4, व्हेन द अलाउंस फॉर द बैड डेट्स इज बेस्ड ऑन एज एनालिसिस द ओपनिंग अलाउंस the opening balance of allowance for doubtful debts is not taken into consideration। doubtful debts का चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, तो बताएं इस लाइन से क्या समझ आ रही है। मैम फॉल्स है ये। फॉल्स है, रीजन। नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का तो मैम हमेशा हम कंसिडर करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि इसको कंसिडर ना करें। Yes, good. Absolutely right. Number 5. Net realizable values of inventory is equal to selling price. Is it true or false? नेट रिलाइजेबल वैल्यू, आगे जाके आप ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन्वेंट्रीज का कि इन्वेंट्रीज को हमने किस वैल्यू पे जो है वो रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। लोअर कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू में कह रहे हैं कि ये सिर्फ सेलिंग प्राइस के इक्वल होती है, तो क्या ये ठीक बात कर रहा है। नो मैम, फॉल्स है। फॉल्स है, कैसे नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसके मैम इक्वल होती है। सेलिंग प्राइस से लेस करते हैं ना कॉस्ट, जी फिर जो ठीक हो कॉस्ट गया, आती है ठीक वो है, होती है। ठीक हो गया। नेट रिलाइजेबल वैल्यू सिर्फ सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं होती, नेट रिलाइजेबल वैल्यूज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू सेल, ये सारी माइनस करके जो नेट फिगर बचती है वो आपके पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है, ठीक है।
Number next, the prudence concept allows a business to build substantially higher reserve allowances than are actually required. What is the prudence concept? फिल्जा मैम ये भी फॉल्स है। फॉल्स है जी। फिल्जा क्या था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जरा बताएंगी? लेक्चर नहीं लिया, ओके। और कोई? शहनूर आप बताएंगे? व्हाट इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? जी अफकारुल हक आप बता दें। जी अहमद अब्बास, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी नहीं पता आप लोगों को? बताएं तो सही। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैम मैं बताऊं? जी जी बताएं। मैम ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में अलाउ नहीं करता कि वो ज़्यादा बनाए रिजर्व्स और अलाउंसेस। ठीक हो ये गया, इसकी रीजंस है, फॉल है ये। ठीक है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है? मैम ये दुन- प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए और लायबिलिटीज अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए, और जो लॉस लॉस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए जब वो अकर करेगा, और गेन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब वो रियलाइज करेगा, रियलाइज होगा। ओके, यानी लॉसेस टू बी रिकग्नाइज जब वो हो गए तब, और गेन जब तक नहीं होगा तब तक आपने उसको जो है वो रियलाइज नहीं करना। ठीक है। और मेन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे जो एसेट्स हैं हमने उसको ओवरस्टेट नहीं करना और लाइबिलिटीज को हमने अंडरस्टेट नहीं करना। वैसे ये कॉन्सेप्ट क्यों कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? अकाउंटेंट को तो चाहिए कि वो कर दे, इसमें क्या इशू है? क्या होगा इससे, इम्पैक्ट क्या होगा? फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसको क्या, अगर हम फर्ज करें, अगर हम अपने एसेट्स को अंडरस्टेट कर देते हैं और लाइबिलिटीज, अगर हम एसेट्स को ओवरस्टेट कर देते हैं और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट कर देते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ लेकिन मैम जाएगा। रियल में प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बुक्स में बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो लेकिन इस पे, इससे और क्या रीजन होगी? इसको अगर फर्ज करें हम ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो नहीं करते, हमने एसेट्स को कर दिया जो है वो ओवरस्टेट कर दिया, लाइबिलिटीज को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे जा रहा होगा? हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये करके हम क्या कर रहे हैं? अपने जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हम प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। जस्ट ग्रेस्पिंग अवर जो है वो इन्वेस्टर्स के, वो हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हमारी कंपनी को जो है वो बेनिफिट हो। ठीक है। नंबर यस 2, मैम। okay. Number 2, fill in the blanks with the appropriate words to complete the following sentences. Number 1, a bank overdraft is indicated by a dash balance in the bank statement. जी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट। ठीक हो गया। कोई ऐसा जो कि कह रहा हो कि नहीं होता? वैसे जो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को देखा जाए तो खाली बैंक ओवरड्राफ्ट का वर्ड आ जाता है, तो ये हमारी क्या होती है? एसेट और लाइबिलिटी? हम लाइबिलिटी होती है। ओके। और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा लेकिन वो हमारी बुक्स में होगा, बैंक में डेबिट हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट में। यस मैम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नंबर 2, checks issued but not presented causes the bank statement balance to be dash than the cash book balance. चेक्स इशू हो गया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, फिर तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस क्या हो जाएगा कैश बुक से? ज्यादा। ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हायर आपके पास हो जाएगा। नंबर 3, द विड्रॉल ऑफ एन इन्वेंट्री बाय द ओनर फॉर इट्स ओन यूज शुड नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज डिडक्टेड फ्रॉम डैश। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को आपने, ऑनर ने अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में से किस हेड से डिडक्ट होगी? ड्राइंग्स।
यहाँ पे गलती हो गई। और कोई? परचेजेस ओके, ड्राइंग्स क्यों बोला है? अहमद आपने बोला है, वाई ड्राइंग्स? मैम कैपिटल से होगी, सॉरी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्या? मैम परचेजेस हाँ, से नहीं, एक मिनट एक मिनट, इधर पूरी स्टेटमेंट पढ़ें। द विड्रॉल ऑफ एन इन्वेंट्री है ना। इन्वेंट्री ठीक है, बाय द ओनर फॉर हिज ओन यूज शुड अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ड्राइंग्स को कहाँ से जो है वो लेस करेंगे? अभी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास तो कैपिटल तो नहीं आएगा ना। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग वगैरह, ठीक है, परचेजेस वगैरह ये सब आती है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे आपके पास आएगा? ये परचेजेस में से लेस होगा। अगर हम कंफ्लिक्ट देखें तो हम कहते हैं जी ड्राइंग्स हैं। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो ऑनर्स इक्विटी में से हम उसको लेस करेंगे, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में से हमारी अगर इन्वेंट्री आ रही है तो हम उसको कहाँ पे जो है वो कहाँ से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी ये परचेजेस में से जाएगी। ठीक हो गया? यस जी, मैम। ओके। नंबर 4, द बैलेंस ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट डैश। जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने पढ़ा हुआ है, इसका बैलेंस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? किसके बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है? हम क्रेडिट बैलेंस। नहीं, यहाँ पे उसका जो उनसा भी बैलेंस निकला है, ठीक है, जो एंड में बैलेंस बच गया है परचेजेस अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस से अगर निकला है तो बताएं वो क्रेडिटर्स, किसको रिप्रेजेंट? क्रेडिटर्स। क्रेडिट, क्रेडिटर्स। इत्तेफाक करते हैं सबके क्रेडिटर्स ही होगा। परचेजेस वैसे किसको शो कर रही होती है? डेटर्स को नहीं शो करती वैसे, मैम बताएं। क्रेडिटर्स को शो करेंगे, सप्लायर से हम परचेज करते हैं, क्रेडिटर्स को शो करेंगी। और फिर यस डेटर्स को कौन शो करता है? मैम वो सेल्स शो करती हैं डेटर्स को। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट्स पेएबल एंड द अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती है, अकाउंट रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, वो सॉरी हाँ एसेट होता है। एसेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कह सकती हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेटर्स हैं और अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, इज इट राइट स्टेटमेंट और नॉट? यस मैम, यस इट्स मैम। राइट। ओके, फाइन, ठीक है, जाग रहे हैं ये आप तो। कंट्रोल अकाउंट क्या होता है मैम? कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? ये कंट्रोल अकाउंट आपके के जो बनते हैं सेपरेटली जाके, जब आपने के प्राइम बुक्स में पढ़े थे सारे, ठीक है। एक आपके पास जो पार्ट्स होते हैं जो लेजर के आपके पास होते हैं, सॉरी मेमोरेंडम के, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल नेम्स आपके पास आते हैं जो सेपरेट हम रिसीवेबल्स के अकाउंट्स बना रहे होते हैं, ये सब। जब आपने प्राइम बुक्स का टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें सर ने आपको एक्सप्लेन किया था कंट्रोल अकाउंट का, और आगे से जो है वो मेमोरेंडम लेजर, और जो पार्ट ऑफ डबल एंट्री और पार्ट ऑफ नॉट डबल एंट्री, ये एक्सप्लेन की थी सर ने बात के नहीं की थी? नहीं मैम। अच्छा, नहीं की, चलो ठीक है, फिर ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। अरे सर ने नहीं की ये बात, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी रहने तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये एक टॉपिक है पूरा, यानी कि टॉपिक भी नहीं, बस आपको छोटी सी बात है कि इसमें कि कौन से पार्ट ऑफ मेमोरेंडम है, कौन से पार्ट ऑफ मेमोरेंडम नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो है ना, अगर तो वो पार्ट ऑफ मेमोरेंडम नहीं है तो फिर आपने सारे उसके लेजर्स बनाने होते हैं, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स, वो सारा कुछ आपने देखना होता है, सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो बेशक ये रहने दो, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, द सॉरी, ओके, if closing inventories is undervalued the net profit would be dash। जी, अगर बताएं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री अंडरवैल्यूड है तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस होगा मैम। जी, ये कौन बोला है, जरा मुझे बताएंगे? मुबशर आप तो नहीं बोले? यस मैम। जी, अच्छा ठीक है, समझ आ गई मुझे। अच्छा, बाकी बताएं, मोइज आप बताएं, फिल्जा आप बताएं, हाउ इट विल बी रिड्यूस्ड? जी अहमद, ये बताएं अहमद। मैम अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हिसाब से देखें तो मैम उसमें जब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी अंडर वैल्यू होगी तो मतलब कम वैल्यू माइनस हो रही है, तो मैम उस वजह से फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
और अगर फर्ज करें अगर ज़्यादा हो गया, क्लोजिंग मैम इन्वेंट्री फिर ज़्यादा हो गया, मैम फिर तो ज़ाहिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बाकी जो है ये फिजा आप क्या कहती हैं, ये सही बता रहे हैं? लॉजिक मुझे भी कोई यही लग रहा है। ओके, कोई लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, कोई एग्जांपल देंगे? अहमद आप ही देंगे कोई एग्जांपल किस तरह अगर हम करेंगे? 2 मिनट सोचने दे एग्जाम्पल। ओके, 2 मिनट सोचने दो। यस मैम, मैंने लॉजिक तो दे दिया मैम, एग्जाम्पल सोचने दे। ठीक है सोच लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा उद्दीन मुबशर आप देंगे कोई एग्जांपल? जी मुबशर एग्जांपल देंगे? जी आ गई याद एग्जांपल, 2 मिनट हो गए। नो मैम, आप ही दे दें। अच्छा चलिए मैं दे देती हूँ। ऐसे ही बता दूँ, एलेबोरेट कर दूँ या एक्सेल की फाइल पे बताऊँ? मैम ऐसे ही बता दें। ओके अच्छा, आपके पास मैं कहती हूँ कि आपके पास सेल्स हैं 100 रुपीज़ की, राइट? गौर से सुनना बात, ठीक है? सेल्स मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ये मैंने साइड पे रखती। मैं कहती हूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10 का, ठीक है? उसके बाद मैं कहती हूँ मेरी परचेजेस ने 50 की, ठीक हो गया? और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है मेरे पास 30 का। ओके फाइन। अब मेरे पास पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक 10 का था, परचेजेस जो थी वो मेरी जो थी वो 40 की थी, और उसके बाद जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो था 30 का था। तो ओपनिंग और परचेजेस ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 50। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना निकला जी? 20 निकला, ठीक है? या चलो फिगर थोड़ी और कर लो, मैं यहाँ पे जो ऑपरेटिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरा कितना निकला, 10 निकला था। 10 निकला, 20 निकला है? मैम 20 निकला है। 20 निकला है। 20 अभी नहीं निकला, गलत हुआ गया ना, देखे ना। ओपनिंग में परचेजेस आपने ऐड किया तो कितने हो गए, 50। 50 में से आपने जो था वो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की 30। जब आप 30 माइनस करेंगे 50 में से 30 तो 20 मेरे पास क्या निकलेगा, ये सीजीएस निकलेगी। अब जब मैंने सीजीएस को अपनी सेल्स में से माइनस किया तो 100 में से 20 माइनस किए तो फिर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, 80 निकला। अब 80 में से जब मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके, ठीक है, जितने मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो मैं सारे लेस करूंगी, अगर अदर इनकम्स हैं वो सब ऐड करूंगी, फर्ज करो वो मेरे पास 20 है, तो 80 में से मैंने जब 20 माइनस किए तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना निकला, 60 निकला, ठीक है? पहला हिस्सा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं कहती हूँ अगर मैंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, अब उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो मेरी 20 थी उसकी जगह मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो है वो 10 चार्ज कर दिया है, अंडर वैल्यूड कर दिया है। तो अब मुझे बताना है कि अब मेरा जो है वो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट देख रहे हैं। पहले मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 10 थी, और मेरी जो परचेजेस थे वो कितनी थी, 40 थी। तो 40 और 10 50 हो गए। अब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो है वो 20 के बजाय मैंने 10 चार्ज कर दिया, ठीक है? जब मैंने 10 चार्ज किया इसका मतलब मेरे पास सीजीएस कितनी निकल आई, पहले कितनी निकली हुई थी, अब हमारे पास जो थी 50 में से मैंने 10 माइनस किया तो कितना रह गया, 40 रह गया। 100 में से 40 माइनस करें तो मेरे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकला, 60। अब 60 में से मैंने जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, लेट सपोज मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हमने लिए थे लास्ट में, 20 लिए थे, 20 माइनस किए, ठीक है, 60 में से 20 माइनस किए तो 40 मेरे पास आ गया। पहले देखेंगे कि नेट प्रॉफिट मेरा जो था वो ज़्यादा था, और अब जब मैं लेकर आई हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट क्लोजिंग इन्वेंट्री के डिक्रीज होने की वजह से, अंडर वैल्यू करने की वजह से नेट प्रॉफिट भी मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है? उस पर इम्पैक्ट क्या हो गया, वो कम हो गया। जैसे ही अगर हम अंडर वैल्यू करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, समझ आई बात? यस मैम, आ गई समझ। ठीक है, बाकी सबको, आयशा, आलिया, आपको? यस जी मैम आ गई। ठीक है, अगर ना समझ आए मेरे से दोबारा पूछ लेना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको जो है वो इसमें बताया, जुबानी बताया, ठीक है?
लेकिन इसका लॉजिक पीछे यही है। अगर आपको इसकी कोई भी हो तो आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके पूरा उसका वो फॉर्मेट बना के जो सारी उसकी है वो करने के बाद जो है वो आप निकालोगे तो ये आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है। नंबर 6, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अच्छा ये तो बता दें, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू डैश प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। अच्छा नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से फॉल करते हैं? मैम नॉन उसमें करंट दो एसेट पॉइंट्स थी ना मैम, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो फिर मैम टेंजिबल के अंदर वो आ जाते हैं फिर सारे बिल्डिंग्स वगैरह, और नॉन टेंजिबल में मैम, तो टेंजिबल में मैम ये आ जाते हैं और नॉन टेंजिबल में मैम गुडविल वगैरह आ जाती है। ठीक है। और जो ट्रेड मार्क्स हैं वो किस में आएंगे? टेंजिबल में ही आएंगे, नॉन टेंजिबल में आएंगे मैम। सॉरी नॉन टेंजिबल में आएंगे। ट्रेड मार्क्स जो है वो आपके पास नॉन टेंजिबल में आएंगे, इनटेंजिबल्स आएंगे। अच्छा और कॉपीराइट? वो भी नॉन टेंजिबल में आएंगे। टेंजिबल है। ओके। एंड व्हाट अबाउट द लैंड टेंजिबल है मैम। और स्टॉक? मैम वो स्टॉक करंट एसेट नहीं टेंजिबल? होगा? स्टॉक तो करंट जी एसेट होगा मैम। जी जी, स्टॉक करंट एसेट होगा। मैं ये देख रही हूँ कि कितना आप लोग जो है वो सही बता रहे हैं। ठीक है, गुड है। और करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट अबाउट अकाउंट्स पेबल? अकाउंट्स एसेट, पेबल भी करंट एसेट है मैम। करंट एसेट है मैम। अकाउंट्स पेबल करंट एसेट है? मैम लाइबिलिटी है लाइबिलिटी मैम। है, सॉरी मैम, करंट लाइबिलिटी। लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ये तो शौक बता रहे हो। अकाउंटिंग में जो है वो अकाउंट्स पेबल करंट एसेट्स आ गए। चाय चाय पी लो थोड़ी सी जाके, साथ साथ एक चाय का कप भी रख लो ताकि जागते रहो आप लोग। आप कंफ्यूज कर रही हैं मैम। मैं कितना कंफ्यूज करी? मैंने आपसे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बताएं ये क्या है। ठीक है, अब एग्जामिनर भी इसी तरह ही करेगा आपके साथ, आपको कंफ्यूज करेगा। मैं तो भी थोड़ा सा कर रही हूँ। मैंने तो जस्ट सिंपल थोड़ा सा पूछा है, सिर्फ इतना नहीं पूछा अभी। अच्छा नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेसेस आर कॉल्ड इट्स डैश। क्या कहलाते हैं जी इकोनॉमिक एसेट्स। रिसोर्सेज? एसेट्स। assets. एसेट्स। ठीक हो गया, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डैश concept द बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ इट्स ओनर्स। जी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इंटिलिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस, बिजनेस सेपरेट एंटिटी एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट होता क्या है ये भी बता दें। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैम बिजनेसमैन और बिजनेस अलग ट्रीट हुआ जाता है। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा बाकी मुत्तफिक करें इनसे? आयशा, फिल्जा, मोइज? Yes, अच्छा ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक हो गया। ओके, एमसीक्यूज। अच्छा आपका जो वो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों ने उसके पास पेपर में चेक किए कि क्वेश्चन किस तरह का आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का? ये बिल्कुल भी नहीं देखा उसको? मैम पास पेपर्स में नहीं देखा, लेकिन मैम इसकी बुक की एक्सरसाइजेज ही की थी। ओके ठीक है। यानी अहमद आपको तो आइडिया है, बाकी आलिया, आयशा आप लोगों ने? मुबशर ने तो देखा है ये मुझे पता है, और सिकंदर ने भी देखा होगा। एम आई राइट, मुबशर एंड सिकंदर? यस मैम। ओके। नंबर 3, ये बताएं जी, अंडर द conceptual framework for financial reporting which of the following is the threshold quality of the useful information? Relevance, reliability, materiality and understandability। जी, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक कौन सा जो है वो थ्रेशोल्ड क्वालिटी है यूजफुल इंफॉर्मेशन का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड हियर? पहले तो ये बताएं, बाकी बात बाद में। जी, समीर अली। जी समीर। नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, आहिस्ता बोलने। जी आलिया। अच्छा आप लोगों को देख के यहाँ से क्या लग रहा है कि नो मैम, नहीं पता। ओके ठीक हो गया। एक्सेप्टेड क्वालिटी मैम, एक्सेप्टेड लिमिटेड क्वालिटी नहीं होती जिस तरह कि क्वालिटी का हमने वो फ्रेमवर्क सेट किया हुआ है कि मैम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैम मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड का मतलब यही है।
ठीक हो गया। और इसका फिर राइट ऑप्शन क्या होगा? मैम डी होगा। डी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। यस मैम। नहीं करो, अंडरस्टैंडेबिलिटी में आप इसको थ्रेशोल्ड कह रहे हो। यस मैम। ओके, अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैंने आपको जो है वो एक टारगेट दिया हुआ है, एस्टिमेटेड टारगेट 1000 रुपीज़ दिए हुए हैं कि आपने इस 1000 रुपीज़ में जो है वो जितनी चीज़ें हैं वो लेकर आनी है। 1000 से एक्सीड हो जाए तो आपने वो चीज़ें बाय नहीं करनी, ठीक है? तो ये क्या है, जब मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया ना कि इतने तक लेकर आनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपका थ्रेशोल्ड क्वालिटी है, यानी कि मैंने एक स्पेसिफाई लिमिट कर दी, हाँ जी, कि इस लिमिट से एक्सीड नहीं करना, ठीक है? थ्रेशोल्ड का ये मतलब हो गया। अब मुझे ये देख कर बताओ कि इन क्वालिटीज में से मैम सी होगा, थ्रेशोल्ड हम किसको मटेरियलिटी कहेंगे? होगा। मटेरियलिटी होगा, सी जी, होगा। सी मैम सी। ओके। और अब मुझे ये भी बता देंगे व्हाट इज द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट? मैम मतलब अगर बाय थोड़ा सा चेंज करें जिसकी वजह से जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, जो मतलब कस्टमर्स या जो लोग यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है मैम, उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा तो उसको मटेरियलिटी करेंगे। ठीक है, एक तो आपके पास हो गया कि मटेरियलिटी में वो बात हो गई कि अगर आपके यूजर्स को इम्पेक्ट कर रही है। और अगर फर्ज करें कि एक इमटेरियल नेचर है कि 100 रुपये की चीज़ है या 50 रुपीज़ की चीज़ है, वो तो इम्पेक्ट नहीं कर रही, तो एग्रीगेट मटेरियलिटी क्या होगी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट मटेरियलिटी? मटेरियलिटी तो आपने बता दिया कि ठीक है कि अगर वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है, अगर कोई हैवी थोड़ी सी अमाउंट है, और एग्रीगेट मटेरियलिटी क्या है? मैम वो ये होती है कि अगर इमटेरियल अमाउंट को एग्रीगेट करें तो वो फिर मटेरियल बन जाती है। ठीक है, यानी जो इमटेरियल अमाउंट है उसको जो है हम एग्रीगेट करें और वो उसका हमारा हैवी इम्पैक्ट हो जाए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो घर का सौदा वगैरह लेने जाओ, उसमें से एक दफ़ा जो है वो पैसे रखो, 100 रुपये निकाल लो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर 500 निकाल लो, फिर नेक्स्ट टाइम 500 500 करते करते फिर ये आपकी एग्रीगेट अमाउंट बन जाएगी। फिर आपकी अम्मी पूछेंगी कि हर दफ़ा 500 रुपये आखिर जाते कहाँ हैं? तो फिर ये आपकी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में आपके पास आ जाएगा, ये एग्रीगेट मटेरियलिटी हो जाएगी। ऐसा ही है ना, या नहीं है ऐसा? नो मैम। ऐसा नहीं निकालते आप लोग? नो मैम। मैम गिन के चले, देते हैं वो। अच्छा गिन के देते हैं। चलो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट बताएं जी। एक मिनट, फोर वाला करना था ना? ओके, according to the conceptual framework for financial reporting, which of the following is the underlying assumption of the set of financial statements? जी, अंडरलाइन मैम assumption कौन सी है? मैम गोइंग कंसर्न होगा। गोइंग कंसर्न होगा जी। बाकी बाकी क्या कहते हैं इस बारे में? एग्रीड। एग्रीड, ठीक है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। अंडरलाइन अजम्पशन मीन कि जो हमारी जो है वो चलती रहेगी, और जो अकाउंटिंग में जो हमारी एक अजम्पशन है वो गोइंग कंसर्न की है कि द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। ठीक हो गया। नंबर नेक्स्ट, the board framework identifies qualitative characteristics, relevance, comparability, verifiability, understandability, faithful representation, ठीक है। विच ऑफ द अबव आर नॉट लिस्टेड एज एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? जी, एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन फॉल नहीं करता, ये बताना है आप लोगों ने। जी बताएं। मैम रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फॉल नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। और यस मैम। बाकी अच्छा, ये आप लोगों का जो है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने काफ़ी पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास जितने कॉन्सेप्ट है ये कंपैरेटिबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, ये सारे आपके पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल करते हैं। और जो नॉट, ये एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो एनहांस कर रही हैं, जो और उसकी खसूसियात बता रही हैं। जो रेलिवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे फॉल करते हैं, ये एनहांसिंग में लिस्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 एंड नंबर 5, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में से उसने बीज में से आपका जो है वो दिया हुआ है,
MCQs, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 6, which of the following gives the best description of the objectives of financial statements as set out by the IASB's conceptual framework for financial reporting? इसको जरा ध्यान से बताना कि which of the best description, best आपने बतानी है कौन सी है। डी जी, डी नहीं होगी, डी होगी मैम। बी या डी? मैम डी डी डी। मैम। डी मैम। डी 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 क्या है इसमें? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक, तो बाकी पहली तीन क्यों नहीं? वजह? लास्ट वाली में सारी कंबाइन है। लास्ट वाली में सारी कंबाइन है, ठीक हो गया, गुड आंसर। नंबर 7, द IASB conceptual framework for financial reporting defines liability as। चलिए पहले खुद बताएं लाइबिलिटी होती क्या है? मैम जो हमने पे करना होता है, मतलब जो हमारे अकाउंट से मैम जाना होता है, जिसने हमारा ऑल एसेट्स को या हमारी जो इनकम होती है उसको कम करना होता है। अच्छा, जो कम करना होता है, ठीक है। ये तो आपने आधी बात बता दी, बाकी और लाइबिलिटी की कोई मजीद वजाहत करना चाहे? ऑब्लिगेशन होती है मैम। ओके, ऑब्लिगेशन होती है, ठीक हो गया। एक इन्होंने बता दिया ऑब्लिगेशन होती है, एक इन्होंने कहा जो हमने पे करने होते हैं। और जी गर्ल्स आप लोग बताएं, लाइबिलिटी हमारी अराइज किस तरह से होती है? मैम इसका बी होगा क्योंकि ये बुक में भी लिखा हुआ है कि अराइज पास्ट इवेंट्स के थ्रू होती है। पास्ट इवेंट से अराइज होती है, ठीक हो गया। कोई एग्जांपल देंगे इसकी पास्ट इवेंट की कैसे अराइज होगी? मैम जिस तरह हम लोगों ने अगर कोई चीज़ परचेज की है और वो हमने क्रेडिट पे परचेज की है, अभी पैसे नहीं दिए, तो मैम वो फिर हमारी एक तरह की पास्ट लाइबिलिटी हो जाएगी ना। जब ऑब्लिगेशन हम पे करने लगेंगे, जिस दिन पे करेंगे उसके हिसाब से देखें तो पास्ट ऑब्लिगेशन है, तो फिर मैम उस दिन जब हम पे करेंगे तो जाहिर है मैम जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसमें से आउटफ्लो हो जाएगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन ज़्यादा रेलिवेंट बनता है। ठीक हो गया, यानी कि ये आपके पास जो है वो पास्ट इवेंट से जब अराइज होगी तो तब हम इसको कहेंगे कि हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी होती ही आपकी क्रिएट पास्ट इवेंट से है, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर नेक्स्ट 8, अच्छा जी। The IASB conceptual framework for financial accounting identifies qualitative characteristics of financial statement. Which of the two following characteristics are not fundamental qualitative characteristics according to the IASB conceptual? जी, तो मैम रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, शायद बी और डी यानी। बी और डी, ठीक हो गया। और कोई जो बताना चाहे? यस मैम, बी और डी। ठीक है, तो जो रेलेवेंस और जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया। मैम वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस। ठीक है, लेकिन वो कौन से एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स, एनहांसिंग। ठीक है, एनहांसिंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो फॉल करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, इसके दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, द IASB conceptual framework for financial reporting defines an asset as। जी, एसेट की डेफिनेशन पहले खुद बताएं क्या होती है? जी, एसेट की डेफिनेशन? मैम रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। आगे क्योंकि रिसोर्स होती है ना जिससे मैम फ्यूचर बेनिफिट्स इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड होते रिसोर्सेज हैं। ओन्ड बाय द बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। तो इसमें से जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें से कौन सी फॉल करेगी? मैम बी आंसर है इसका भी। इसका बी आंसर है, अच्छा। और अगर मैं कहूँ कि सी क्यों नहीं, व्हाई नॉट सी?
उसमें ओन्ड बाय एंटिटी लिखा हुआ है, ओन्ड नहीं होता, कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओन्ड एंड द कंट्रोल्ड? मैम जो एसेट्स होते हैं ना मैम, वो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैम उसका रिस्क और जो बेनिफिट है ना वो हमारे पास होता है। कंट्रोल ठीक है, करने का मैम मतलब ये होता है। ठीक है। और मैम और ओन का मतलब ये होता है कि ओनरशिप भी आपके नाम पे होती है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक बता रहे हैं गर्ल्स, ये सही कह रहे हैं गर्ल्स? वैसे ही नहीं बोल रही या सही कह रहे हैं मैम। ओके, सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि एसेट आपके पास होता है जो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो गया, ठीक है, यानी कि जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर फर्ज करें, एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि दोनों ऑप्शन पे लिख सकता है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द एंटिटी भी आ जाएगा, लिखा आएगा, ये कंट्रोल भी आएगा। तो फिर आपने कंट्रोल वाले पे करना है, क्योंकि एसेट में हमारे पास उसकी ओनरशिप का हम नहीं कह रहे, ठीक है। अगर ओन का वो वैसे ही वर्ड ले रहा है, अगर मलकियत की बात कर रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन ऑनरशिप की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एंड ये आपके पास एसेट होता है, ये वही है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। नंबर 10, which of the following criteria need to be satisfied in order for an element to be recognized in the financial statement? Okay, ये ठीक है, बताएं जी। It meets the definition of the elements of financial statements. It is probable that the future economic benefits will flow to or from the entity. It is certain that future economic benefits will flow to or from the entity. The item has a cost or value. The item has a cost or value that can be reliably measured. जी, एसेट का रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया या एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या है? बताएं कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, 1, 3 या मैम 5? डी 1, आंसर है, मैम डी आंसर लग रहा है, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, ठीक है। नहीं मतलब बाकी मैम 1, 3 एंड 5 भी हो सकता है, बी होगा मैम, बी ज्यादा बेहतर है। 1, 3 एंड 5, अच्छा। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया में कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं वो फॉल करते हैं? जी बताएं। मैम एसेट हो, लायबिलिटी हो और ओनर्स इक्विटी हो। एसेट हो, लायबिलिटी हो और ऑनर इक्विटी हो। 3 ये एलिमेंट्स मेन तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के तो यही होते हैं ना मैम। ठीक है, ओके लेकिन मैम, उन अच्छा फाइनेंशियल उन स्टेटमेंट की मैम उसमें उन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है और फाइनेंशियल पोजीशन आती है मैम, फिर वो इक्विटी चेंजेस आती है और एक और होता है चेंजेस ऑफ कॉस्ट समथिंग, वो और बात मैम ठीक है, नोट्स भी आते हैं। ठीक है। ये तो वो आपने बता दिया ना कि आगे जो है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारे आपके क्या क्या चीजें आपके पास आ रही हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करने का। पहले मुझे ये बताएं, अगर आप फर्ज करें कैश है या एसेट है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके पीछे बैक एंड पे पहले रीजन क्या होगी? पहले हमने ये बताना है, उसकी रीजन बतानी है। रीजन देखें, पहली बात ये, एसेट आप उस वक्त रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में अगर वो एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, यानी एसेट जो है वो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो, ठीक है। यानी पहला पॉइंट हमारा ठीक है, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइन। अगर ये डेफिनेशन को मीट कर रहा है एलिमेंट की, फिर हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी। एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का ये भी क्राइटेरिया, या तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा होगा या जा रहा होगा। फ्लो टू एंड फ्रॉम, देखें लायबिलिटी और जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स से क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हमें फ्यूचर में होता है, लायबिलिटी से जा रहा होता है, ठीक है, यानी हमने उसको पे करना होता है। दूसरा पॉइंट भी हमारे पास क्लियर हो गया, यानी कि ठीक है, अगर ये दो बातें होंगी तो ठीक है, फॉल करेगा। नेक्स्ट, इट इज सर्टेन दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंड फ्रॉम द एंटिटी, नहीं ये बात नहीं होगी, ठीक है। सर्टन नहीं, सर्टन का मतलब यहाँ पे प्रोबेबल और सर्टन में एक डिफरेंट वर्ड आ जाएगा। प्रोबेबल का ये क्या है कि हम फ्यूचर एक्सपेक्ट करें, हाँ जी कि हो सकता है, ठीक है, और वो कह रहे हैं इट इज सर्टन, वो कह रहे हैं यकीनी बात है, ठीक है, लाजमी तो नहीं है कि भाई फ्यूचर में होगा। तो थर्ड पॉइंट इसका ये रॉन्ग हो जाता है, थर्ड पॉइंट इसके एलिमेंट के रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता। फिर नेक्स्ट, द आइटम हैज अ कॉस्ट और द वैल्यू, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, इसमें हम क्यों कहेंगे कि तो डेफिनेशन में मीट ही नहीं करता।
Number 5, the item has a cost or value that can be reliably measured. Yes, एसेट्स की वैल्यू क्या है? एसेट हम उसी को कहेंगे, ठीक है, जिसकी हम कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकें, ठीक है। और अकाउंटिंग में हमने कौन सा जो था वो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कि हमने वही उन्हीं को रिकॉर्ड करने जो कि वैल्यू नेचर के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, अब 3 बातें जब होंगी तो इट्स मीन हमारा रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया मेट होगा, फिर हम उस एलिमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास ये 3 बातें जो है वो फॉल नहीं कर रही, इट्स मीन नो नीड टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। पहले आपने इसको रिकॉर्ड करते हुए देखना है कि क्या वो उसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो कर रहा है एंटिटी में, ओके, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी देख लो। उसके बाद आपने देखना है कि आइटम जो है जिसकी हम कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिलायबली मेजर्ड हो रहा है, यानी उसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑप्शन ए, नॉट मैम ये बी। सर्टेन वाला है, जो अगर हम एक एसेट को इन्वेस्ट करें बिजनेस में तो वो हमें सर्टेन ही है ना, या तो हमें लॉस में लेके जाएगा या हमें प्रॉफिट देगा। एक मिनट, यहाँ पे देखें, इट इज प्रोबेबल, ठीक है, और इट इज सर्टेन, ठीक है। यहाँ पे सर्टेन हो सकता है ना कि वो दे या ना दे, लाजमी तो नहीं है। उसने कहा इट इज सर्टेन दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंड फ्रॉम द एंटिटी। वो कहते हैं यकीनी बात है, हो सकता है कि जो आप एलिमेंट लेकर आ रहे हो वो कि लाइबिलिटी, उससे कोई हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ना हो, ठीक है, यानी हमें कोई इतनी लाइबिलिटी हमें इतनी ज्यादा कोई हो ही ना। ओके मैम। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मीन यानी कि यहाँ पे वो बात करे कि हर चीज हमारी अजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। जब सर्टेन का वर्ड आ जाए, अगर आप एक इंग्लिश में बात करते हैं, हम कहते हैं जी हाँ कि ये चीज तो श्योरली ट्रूली 100% है, होगी। अकाउंटिंग में हम ट्रूली नहीं कह सकते, इट इज एस्टिमेट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हम लगा रहे होते हैं, हाँ जी, कि मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके इसीलिए मैम। प्रोबेबल का वर्ड यूज है, प्रोबेबल, सर्टेन, और आपके पास एक दो और वर्ड्स हैं, ये आपके पास FR2 में आपके पास आएंगे, जिसमें आप प्रोबेबल का देखोगे क्या है, सर्टेन का देखोगे क्या है, इनमें काफी जो है ना फर्क आता है इन दोनों बातों में, ठीक है। ये आपको बस अभी जो एडवांस वर्जन आएगा उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें आप इसको जो है वो देख लोगे बाद में, ठीक है। अभी इसको इधर तक ही रहने दो। अच्छा, नंबर 11, ये लास्ट करेंगे फिर मैं, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। विच डिस्क्रिप्शन डिफाइंस इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी, कौन सी डिस्क्रिप्शन बेस्ट डिफाइन कर रही है? नंबर 1, information that is free from error, bias and is a faithful representation of events, information that has been prudently prepared, information that is comparable from one period to the next, information that influence the decisions of users. जी, which description डी is ऑप्शन है, defined? मैम डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, ठीक है, कैसे ये भी बता दें। मैम जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना मैम, वो रेलेवेंट तभी होती है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं ना मैम, वो उसके ऊपर डिसीजन ले सकें, मतलब इतनी वो रेलेवेंट हो जिस पे हम डिसीजन ले सकें। तो मैम फिर जो ज़्यादा सही सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो डील ही लग रहा है। डिसीजन ले सके या उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। यस मैम, वही इन्फ्लुएंस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस का क्या मतलब आ रहा है, यानी कि यूजर्स को किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना है यहाँ पे, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करें पर्पस कि ना करें। यस मैम। राइट, ठीक है, हो मैम गया। सी भी होता है ना? सी भी होता है। इंफॉर्मेशन दैट इज कंपेरेबल फ्रॉम द वन पीरियड टू द नेक्स्ट, नहीं, ये क्यों होगा? वो कह मैम रहे जैसे मतलब अगर पिछले पीरियड में है, पिछले पीरियड और इस पीरियड के एसेट्स में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब ना मैम किसी किस्म का कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है इस तरह का? ये तो हम उसकी वो देख रहे हैं ना, कंपैरेटिबिलिटी अगर हम देख रहे हैं तब की बात करेंगे, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी जो मेन MCQs का इसमें पूछा है कि वो बताएं, डिस्क्रिप्शन बताएं जो कि डिफाइंस इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट, कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, ठीक है, फाइनेंशियल जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए। तो इंफॉर्मेशन वही अवेलेबल होगी जो उनके डिसीजन को इम्पेक्ट करे, ठीक है। बेस्ट की बात करें, तीनों सही है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, लास्ट ईयर की कंपेयर करें उसमें ज्यादा है, ठीक है, इसमें कम है, वो भी इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन प्रूडेंटली अपेयर हो रही है वो भी इम्पेक्ट करेंगी, फ्री फ्रॉम एरर है, ठीक है।
बायस हैं वो भी करेंगे, लेकिन बेस्ट हम बता रहे हैं। और सबसे बेस्ट ये वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देकर आनी है जो कि उनके डिसीजन को इम्पेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे उसको यूजर्स को ये नहीं कंसर्न होगा कि अच्छा पिछला क्या था, यहाँ क्या था, नहीं, वो देखेगा, वो इंफॉर्मेशन चूज करेगा जो कि उसके लिए जो है उसके डिसीजन को इम्पेक्ट कर रही है। ठीक हो गया? ओके अच्छा, यहाँ पे मैं जरा स्टॉप कर दूं इसको, और अब मैं जरा आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं इससे पहले कि मीटिंग एंड हो जाए। जस्ट एक मिनट। स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है अटेंडेंस में कि नहीं है? हम जैसे मर्जी ले लें। नहीं मैं कर देती हूँ, फिर ये ना हो कि किसी की एब्सेंट मार्क हो जाए। अच्छा आप में से एक कोई बंदा जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज़रा देख लीजिएगा, कोई बंदा ये ना कहे कि मैं प्रेजेंट हूँ, माइक का जिनका इशू है ना वो मुझे काफ़ी बता देना। एक ये वाइज हैं जिनका इशू है, तो इनकी तो मैं लगा दूंगी अटेंडेंस, तो बाकी अगर थोड़ा कोऑपरेट कर दें। ओके अब्दुल मोइज मुगल जी, अब्दुल मोइज मुगल ये आए हुए हैं और इनका नाम भी लगता है कि सो रहे हैं। अब्दुल मोइज सफदर क्या नहीं जी, अब्दुल मोइज सफदर क्या नहीं। अफकारुल हक प्रेजेंट मैम। ओके अहमद अब्बास प्रेजेंट मैम। अहमद नियाज प्रेजेंट मैम। आलिया कंवल प्रेजेंट। अमान वहीद अमान वहीद अमान वहीद अक्सा इरफान आयशा मेहरबान हाय ओके फरीहा शहजाद फरीहा शहजाद फिल्जा इर्तजा प्रेजेंट। मायरा सुहेल मायरा सुहेल मायरा सुहेल आई हुई थी। मुबशिर शबीर प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा मोहम्मद इसहाक मोहम्मद कलीम मोहम्मद सिकंदर आमिर प्रेजेंट। मोहम्मद वाइज अच्छा इनका माइक इशू है। मुकद्दस मेहरबान मुकद्दस मेहरबान मुकद्दस सुहेल मुकद्दस सुहेल समन सादिया समन सादिया समीर अली प्रेजेंट मैम। शाहजेब उमर प्रेजेंट मैम। शहनूर ताहिर शहनूर ओके सिद्रा जबीन सैयदा इरम बतूल ये भी नहीं है। वकास अली जी वकास अली हैं। जैनुल आबदीन जहीर वकास अली भी नहीं है जी। कोई ऐसा जिसकी एब्सेंट मार्क हो गई हो? मुकद्दस सुहेल मुकद्दस मेहरबान जी हैं अवेलेबल के नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।